Hello everybody. Once again welcome to my YouTube channel Rastu Biology Tabra. I am Kamlesh Joshi. Now once again I am in front of you. Today we will discuss about reproduction in flowering plant. आज क्लास 12 का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पौधों में अलैंगिक जनन। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन यानी जनन किसे कहते हैं और इसके प्रकार। आज हम पौधों में जनन के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। सो लेट अस द नाउ क्लास। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर सेकंड पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इससे पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है जो अपने ऐसे नए जीवों को जन्म देता है। आज हम पौधों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस। ये जो परिभाषा है लैंगिक जनन की, ये पौधों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी, दोनों के लिए अलाउ होती है। तो क्वेश्चन है लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वह क्रिया जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां, विशिष्ट जनन इकाइयां क्या होती हैं? युग्मक। क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो नर और मादा जो युग्मक होते हैं उसे कहते हैं विशिष्ट जनन इकाइयां। उन जीवों की वे क्या होती है? विशिष्ट जनन इकाइयां होती हैं। तो वह क्रिया जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां, जिसे हम युग्मक कहते हैं, आपस में मिलते हैं और युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक का तात्पर्य होता है लैंगिक अंगों में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट इकाइयों से, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो युग्मक बनते हैं विशिष्ट इकाइयों के रूप में, जो युग्मों का निर्माण होता है, युग्मकों का, उसे वह किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया केवल जनन कोशिकाओं में होती है, जो कि लैंगिक जनन वाले जीवों में संभव है। तो वह क्रिया जिसमें विशिष्ट जनन इकाइयां आपस में मिलकर युग्मनज बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन में जनन इकाइयां जो होती हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं जिन्हें हम आनुवांशिक गुण कहते हैं, जिन्हें हम डीएनए बोलते हैं, जो क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं और अपनी पीढ़ियों में यथावत होते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, एक निश्चित समय अवधि पर आकर वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो प्रश्न आता है कि लैंगिक जनन में दो युग्मकों ने भाग लिया, दोनों युग्मकों के आनुवंशिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, नया जीव उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न होने वाले जीवों में जो संख्या होगी आनुवंशिक पदार्थों की, गुणसूत्रों की, वो कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए हमारे सामने प्रश्न आता है कि लैंगिक जनन के बाद गुणसूत्रों की संख्या स्थिर कैसे रह जाती है? स्थिर का मतलब निश्चित कैसे रह जाती है? तो उसका कारण है अर्धसूत्री विभाजन। जब जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है तो उनकी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो कोशिकाएं अगुणित होती हैं, उसे हम हैप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार युग्मक निर्माण के समय जीव का आधा गुणसूत्र युग्मक के रूप में बदल जाता है, यानी युग्मकों में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार जब दो जीव आधे आधे गुणसूत्र वाले युग्मकों से आपस में मिलते हैं, तब जाके जो नया जीव बनता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या स्थिर हो जाती है। हम जानते हैं, एक उदाहरण लें मनुष्य का, हम जानते हैं कि एक जीव में निश्चित गुणसूत्र होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? उसका 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी 23 जोड़ी, एक जोड़े में 2 होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। युग्मक निर्माण के समय अगर वो मेल है तो ओनली 23 क्रोमोसोम्स को रिलीज करता है, फीमेल 23 क्रोमोसोम्स को रिलीज करता है। और जब 23 मेल एंड 23 फीमेल गैमेट्स यानी युग्मक आपस में मिलती है तो नई संतति में 46 फिर से हो जाते हैं, जो जोड़ा बनाकर 23 जोड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार लैंगिक जनन के बाद गुणसूत्रों की संख्या कैसे हो जाती है? स्थिर हो जाती है। यही क्रिया पौधों में चलती है, यही क्रिया जीवों में चलती है।
चलिए अब बात करते हैं अपन पौधों का जीवन चक्र। अब कई बार प्रश्न आता है कि लैंगिक जन्म के लिए मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पौधों में मेल फीमेल कहाँ से आ गए, नर युग्मक मादा युग्मक कहाँ से आ गए। तो इसकी संरचना को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता है पौधे के संपूर्ण जीवन चक्र को पढ़ने की। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो पौधे का जीवन चक्र हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि जितने भी पौधे होते हैं वो सारे क्या करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। और पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके पुष्प कहलाते हैं, यानी जिसे हम पुष्प यानी फूल कहते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो होते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है जो पौधे फूल और फल देते हैं उनसे स्पोरोफाइट कहते हैं। 2n का मतलब होता है द्विगुणित होते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, नर मादा युग्मकों के संयोग से बने होते हैं। और ये पीढ़ियां कई पीढ़ियों तक चलती है, नियम कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो पुष्पीय पादप क्या करता है, पुष्प को उत्पन्न करता है। पुष्पीय पादप से क्या बना, पुष्प। इस पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पुष्प के, मुख्य रूप से 4। अगर हम इस पुष्प को 4 भाग में डिवाइड करें तो पहला भाग कौन सा होता है, पहला होता है वाह दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है उमंग और चौथा होता है जायांग। जिसमें से ये 2 महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें हम जनन अंग कहते हैं। पुष्पों के जनन किसे कहते हैं, पुमंग और जायांग को। पुमंग नर जनन अंग होता है और जायांग मादा जनन अंग होता है। तो पुष्प के 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से हो गए, पुमंग और जायांग, जिसमें से हमने कहा नर जनन अंग और जायांग हो गया मादा जनन अंग। क्वेश्चन आता है कि पुष्प में नर जनन इकाई क्या कहलाती है, IMP-OT बनती है, इंपोर्टेंट OT बनती है कि पुष्पों में नर जनन इकाई क्या कहलाती है। तुम्हारा आंसर आएगा पुंकेसर। पुष्पों में नर जनन इकाई क्या कहलाएगी, पुंकेसर। ऐसे ही मादा जनन अंग पुष्पों में कौन सा होता है, स्त्रीकेसर। तो ये इंपोर्टेंट OTयां बनती हैं। पुंकेसर का महत्वपूर्ण भाग होता है वो कहलाता है परागकोश। परागकोश मीन्स वह स्थान यहाँ पर परागकण बनते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, परागकोश। पुष्पों का क्या हो गया, परागकोश। नर भाग का परागकोश। पुंकेसर का पहला भाग हो गया परागकोश। दूसरा हो गया मादा जनन अंग से स्त्री केसर का भाग बीजांड, जो कि कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है। परागकोश में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। लघु बीजाणु पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पराग कण बोलते हैं। जो लघु बीजाणु के रूप में परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। जबकि बीजांड में गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि बीज के रूप में ही, बीजांड के रूप में ही अंडाशय के ओवरी के अंदर होते हैं। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद बनता है और गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनता है। अब ये सारी प्रोसेस में जितने भी भाग हमने पढ़े वो सारे कैसे थे, द्विगुणित थे। पुष्प पौधा द्विगुणित, पुष्प द्विगुणित, भाग भी द्विगुणित चल रहे हैं, इसके भी युग्मक निर्माण हो रहा है वो भी द्विगुणित है। लेकिन जब नर युग्मक से युग्मक उत्पन्न होंगे या मादा युग्मक से युग्मक उत्पन्न होंगे तो यहाँ पर अर्धसूत्रीय भवन की क्रिया होगी और यहाँ पर ये द्विगुणित से अगुणित हो जाएंगे, यानी एक कोशिका वाले हो जाएंगे। तो नर युग्मक में कितने युग्मक बनती है, 2। एक नर युग्मक S(n), एक n सिंगल है तो इसका मतलब हो गया ये अगुणित है। दूसरा नर युग्मक ये भी सिंगल हो जाता है, इसका मतलब ये भी अगुणित है। तो ये दोनों क्या, नर युग्मक और ये भी नर युग्मक, सिंगल सिंगल अगुणित हो गए। ऐसे मादा युग्मक में क्या होता है, एक अंडकोशिका बनती है, ये भी अगुणित होती है, सिंगल सेल, और एक द्वितीयक केंद्रक बनता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, द्वितीयक केंद्रक है, इसलिए अपन इसको 2n कहेंगे। 2n माने ये भी डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड माने द्विगुणित होता है क्योंकि 2n है। ठीक है, तो इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद से 2 नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मकोद्भिद से बनते हैं एक अंडकोशिका और एक द्वितीयक केंद्रक बनता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया में नर युग्मक का एक नर युग्मक किससे क्रिया करता है, अंडकोशिका से क्रिया करता है। तो क्या बनता है, जायगोट यानी युग्मनज बनता है। एक सिंगल सेल यानी अगुणित कोशिका, एक नर युग्मक अगुणित। जब अगुणित अगुणित कोशिका मिलती है तो कितनी कोशिका बनती है, द्विगुणित कोशिका। तो ये बन गई द्विगुणित कोशिका, जायगोट बन गया। ऐसे ही दूसरा नर युग्मक जो कि अगुणित है वो द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित कोशिका से क्रिया करेगा। 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी तृतीयक केंद्रक त्रिगुणित बन जाएगा। तो भ्रूणकोश का निर्माण होगा जो कैसा होगा, त्रिगुणित होगा, यानी 3 केंद्रक होंगे उसमें। उसके बाद जायगोट परिवर्तित होकर भ्रूण बनाता है, जबकि भ्रूणकोश का केंद्रक परिवर्तित होकर भ्रूणकोश बनाता है। भ्रूणकोश माने वह स्थान यहाँ पर इस भ्रूण का पोषण होगा। फिर ये भ्रूण इसमें पोषण करके किसमें बदल जाता है, बीज में। क्योंकि ये क्या बना लेते, भ्रूणकोश पूरा बन जाता है और ये भ्रूण अकेला पूरा सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये 2n होते हैं, द्विगुणित होता है। और जब इस बीज को हम मिट्टी में लगाते हैं
बोते हैं तो उससे फिर जो पौधा बनता है वो बड़ा होकर फिर पुष्पीय पौधे में बदल जाता है। तो ये है एक प्रारूपिक पुष्पीय संरचना। तो एक प्रारूपिक पुष्पीय संरचना में हमने क्या सीखा कि एक पुष्पीय पादप से किस प्रकार महत्वपूर्ण जनन क्रिया करके फिर से नए बीज का उत्पन्न करते हैं। तो इसमें किसने भाग लिया था? नर युग्मक पुंकेसर और स्त्रीकेसर, दो लोगों ने भाग लिया, दो युग्मक भाग ले रहे थे। तो हमारी परिभाषा क्या बन गई? वह क्रिया जिसमें विशेष जनन इकाइयां आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करती है और इस युग्मक निर्माण की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था। गुणसूत्रों की संख्या स्थिर कैसे रहती है, तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आ गया पौधे का जीवन चक्र। तो ये हो गया पौधे का जीवन चक्र, कि पौधे का जीवन चक्र इस प्रकार का होता है। आप इसे थोड़ी देर के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पौधों में लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प की। पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प पौधे का आवश्यक एवं जनन अंग कहलाता है। अगर पुष्प नहीं होंगे तो नए पौधे की उत्पत्ति की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जनन अंग होता है। अभी हमने पढ़ा था कि पुष्प के बिना नर युग्मक नहीं बनेंगे, पुष्प के बिना मादा युग्मक नहीं बनेंगे। इसका मतलब नए पौधे की उत्पत्ति का सवाल नहीं उठता है। तो पुष्प में हमने पढ़ा कि यह पौधे का आवश्यक और जनन भाग कहलाता है। अगर हम एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करें तो उस पुष्प के 4 भाग होते हैं। जनरली अगर हमारे हाथ में कोई फ्लावर आता है तो उस फ्लावर को अपन देखते हैं कई तरह से, उसमें कई भाग पाए जाते हैं। जिस भाग को हम पकड़ते हैं वो होता है उसका डंठल, जो हरे रंग का होता है। उसके बाद उसकी कलरफुल पत्तियां होती हैं, फिर उसके बीच में कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। तो वो संरचनाएं क्या होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट ये हमारा पुष्प है। एक प्रारूपिक पुष्प के कितने भाग हुए? 4। पहला हो गया वाह्यदल। जिस हिस्से से हम पुष्प को पकड़ते हैं वो क्या कहलाएगा? वाह्यदल, जिसको सेपल बोलते हैं, वाह्यदल, जो कि हरे रंग का होता है। तो वाह्यदल में का काम क्या होता है? ये हरे रंग का होता है, कई इकाइयों का बना होता है। इसका मुख्य कार्य पौधे को सुरक्षा प्रदान करना है, यानी पौधे को आधार प्रदान करना होता है। अगर हम इसको हटा दें तो पूरा पुष्प हमारा बिखर जाएगा। तो ये पुष्प का आधार भाग है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है दलपुंज। यह पुष्पीय पौधे का दूसरा चक्र होता है। इस तरह का कई पत्तियां होती है पुष्प में, ये दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन होता है, कलरफुल, जिसको अपन बोलते हैं पेटल, जो कलरफुल होता है। कलरफुल होता है क्यों? ताकि ये परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित कर सके, कीटों को अपनी ओर खींच सके। तो इसलिए दूसरा भाग क्या हो गया? दलपुंज। तीसरा होता है पुमंग। यह पुष्प का जनन अंग होता है, जिसे नर जनन अंग कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग भाग कहलाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट, यानी परागकोश और योजी, जिसे अपन पतंतु बोलते हैं। ठीक, इस परागकोश का काम होता है कि इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। इस परागकोश यानी एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण, यानी पॉलन ग्रेन। कैसे पाए जाते हैं? तो अगर अपन इस वाले हिस्से को अगर अपन अलग से ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने ड्रॉ किया हुआ हिस्सा है कि हमने एक परागकोश यानी एंथर को लिया और जब उसकी हमने लंबवत संरचना की काट की तो हमने क्या पाया कि इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जो इंटेगुमेंट सेल से ढके रहते हैं। इसकी चारों तरफ बाह्य आवरण और अंत आवरण पाया जाता है, जिसको चारों तरफ से घेरा रहता है। इसके अंदर ये जो नर युग्मक होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाते हैं? बहुत सारे परागकणों का निर्माण करते हैं। तो परागकण, जिसे लघु बीजाणु बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि परागण की क्रिया के समय ये परागकण पुष्प के स्टिग्मा माने वर्तिका भाग पर गिरते हैं, जिससे परागण की क्रिया पुष्पों में पूरी होती है।
तो यह पुष्प का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण भाग होता है, जनन कहलाता है। इसकी नर जनन इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। इसकी नर जनन इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। चौथा आता है जायांग। ये पुष्प का चौथा व अंतिम चक्र होता है, जो मादा जननांग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? मादा जननांग। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का भाग, यहाँ स्टिग्मा से लेकर ओव्यूल तक का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? जायंग भाग मादा जननांग कहलाता है। इसकी यूनिट यानी इकाई क्या कहलाती है? स्त्री केसर कहलाती है। अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इनसाइड द ओवरी होता है क्या? ओव्यूल्स। ये संरचना इसकी होती है। तो एक प्रारंभिक पुष्प की संरचना के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भागों में संरचना को हमने बांटा है। इस तरह इस डायग्राम अपना बन जाता है। कई बार पेपर में आता है कि नामांकित चित्र बनाइए प्रारंभिक पुष्प की संरचना का। अब परागण की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है? तो परागण की प्रोसेस के लिए अभी आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम परागण के बारे में चर्चा करते हैं। यस, तो अब बात करेंगे हम परागण की। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? ये परागण किसे कहते हैं? तो परागण की क्रिया के लिए हमने इसमें पढ़ा वह क्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से, परागकोश अभी मैंने बताया आपको एंथर भाग, जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये परागकोश की स्ट्रक्चर अलग से बनाया हमने, इसमें परागकण पाए जाते हैं। तो वह क्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से यानी इस वाले भाग से परागकण, कौन से? परागकण, लघु बीजाणु नहीं, ये परागकण जो उसके अंदर है, उसी पुष्प के या तो उसी जाति का दूसरा पुष्प हो या फिर दूसरी जाति के पुष्प के बढ़ती कागज पर गिरते हैं, माना स्टिग्मा पर गिरते हैं। यहाँ से आते हैं और गिरते हैं स्टिग्मा पर, यानी इससे निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और कहाँ गिरते हैं? बढ़ती कागज पर गिरते हैं। तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। यानी वह क्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प या दूसरी जाति के पुष्प के बढ़ती कागज पर गिरते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, व्हेन, इसका अगर इंग्लिश में डेफिनेशन दें तो व्हेन एन पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, सो प्रकार, परागण के प्रकार 2 प्रकार के होता है परागण। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। पहला होगा आपका स्वपरागण, स्व का माने अपने आप। इसमें क्या होता है? इसमें किसी परागकोश से परागकण उसी पुष्प की बढ़ती कागज पर गिरते हैं, यानी इसमें नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसका मतलब स्वपरागण की क्रिया में जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, जिसमें परागकण उसी पुष्प की बढ़ती कागज पर गिरते हैं, तो उस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे बनने वाले पुष्प अपने जनक के समान ही होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता और उनमें होने वाले गुण भी इन्हीं के जैसे होते हैं। जबकि परपरागण दूसरा प्रकार, इसमें क्या होता है? पर माने दूसरे से, नहीं, वह क्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरी जाति के पुष्प के बढ़ती कागज पर गिरते हैं। कोई दूसरी जाति का पुष्प उसकी बढ़ती कागज पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। इसकी विशेषता होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से माध्यम होते हैं इसके लिए आवश्यक परपरागण की क्रिया के लिए? सबसे पहले होता है वायु यानी वाइंड। जब तेज हवा चलती है तो ये परागकण उड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यदि वहां पर पहले से किसी भी जाति का पुष्प है तो वहां वो क्रिया करके परागण क्रिया द्वारा नया पुष्प बनाने या नया बीज बनाने की क्रिया करते हैं। दूसरा आता है जल। जो जलीय पौधे होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उसके परागकण पानी में बहकर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं और वहां क्रिया करके परागण क्रिया को, परपरागण क्रिया को पूरा करते हैं। तीसरा होता है कीट। कीट में मधुमक्खी, तितली वगैरह बहुत सारे आते हैं। ये क्या करते हैं? किसी पुष्प पर बैठते हैं उसका रस चूसने के लिए, तो उसके परागकण उनसे चिपक जाते हैं। जब ये कीट किसी दूसरी प्लेस पर जाते हैं, पौधों पर बैठते हैं, तो वहां पर जाके परागकण झड़ जाते हैं और परागण क्रिया पूरी हो जाती है। चौथा होता है जानवर। जब कोई जानवर इन पुष्पों के पास से गुजरता है तो ये जो परागकण होते हैं इसमें नुकीले उपांग पाए जाते हैं, जो कि हल्के लाइट वेट होते हैं, नुकीले उपांग होते हैं, तो उनकी त्वचा में चिपक जाते हैं और जब ये किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां पे झड़कर गिर जाते हैं। तो अगर वहां पहले से कोई पौधा है तो वहां क्रिया करके नए पौधे को जन्म दे सकते हैं या परागण क्रिया को पूरा कर सकते हैं।
तो इस प्रकार परागण और उसके ये दो प्रकार हो जाते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन हमारे सामने आता है। एक आता है अनिषेक जनन किसे कहते हैं और एक आता है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें अनिषेक जनन की, अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस, वह क्रिया जिसमें अनिषेचित अंड नए जीव को उत्पन्न करता है, मतलब इसमें निषेचन नहीं होता, अपने आप ही वो डेवलप होकर नए जीव को जन्म देता है, तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। वह क्रिया जिसमें अनिषेचित अंडाणु या युग्मक नए जीव को उत्पन्न करता है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा आता है अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन, इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। मीन्स बिना निषेचन के अगर किसी युग्मक से फल का निर्माण हो तो उस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि बिना निषेचन की क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है निषेचन की क्रिया के बाद ही जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। लेकिन अगर कोई क्रिया ऐसी होती है जिसमें निषेचन नहीं होता और फिर भी फल का निर्माण होता है तो उस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। पौधों में लैंगिक जनन के अगले सेक्शन में हम पढ़ते हैं बीजांड। मैंने कहा था कि पौधे का जो महत्वपूर्ण भाग में जो अंडाशय होता है वो फल बनाता है और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है बीजांड किसे कहते हैं, बीजांड क्या होता है। तो बीजांड में अपन ने लिखा कि इसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, मतलब वह स्थान यहाँ पर मादा युग्मक बनते हैं उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। इसमें मादा युग्मक यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और ये बीजांड फिर किसका निर्माण करता है, बीज का। उस क्रिया को हम बीजांड कहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प के बीजांड की संरचना का अगर अध्ययन करें, प्रारूपिक बीजांड की संरचना को देखें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग होता है बीजांड ग्रंथ, जिसे फ्यूनिकल्स कहते हैं, बीजांड ग्रंथ। दूसरा होता है नाभिका यानी हाइलम। तीसरा निभाग यानी चलाजा। चौथा होता है बीजांड का यानी न्यूक्लियस। और पांचवा भ्रूणकोश यानी एम्ब्रायोसेक। और छठवा होता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार जिसको बोलते हैं माइक्रोकाइल, माइक्रो। तो ये बीजांड की संरचना के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब इन भाग का काम क्या होता है देखिए। सबसे पहले आता है बीजांड ग्रंथ। वह स्थान, बीजांड ग्रंथ वह स्थान जो अंडाशय से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है उसे हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं। बीजांड ग्रंथ अंडाशय से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होने वाली संरचना है। उसमें एक बीजांड ग्रंथ क्या होता है, प्लेसेंटा से जुड़ी हुई संरचना होती है। दूसरा होता है नाभिका, जुड़ने वाली संरचना को आधारी संरचना प्रदान करने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, नाभिका। नाभिका माने हाइलम कहते हैं, ये हाइलम भाग हो गया इसका। तीसरा आता है निभाग। एक बीजांड की संरचना का जो ऊपर का संपूर्ण ऊपर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे निभाग कहते हैं, चलायन कहते हैं। चौथा आता है बीजांड काय, न्यूसेलस। ये बीजांड काय पूरी संरचना होती है, काय का मतलब आकार, उसे कहते हैं बीजांड काय। कई छोटी छोटी झिल्लियों का बना होता है, जिसे इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। तो बाह्य झिल्ली को बाह्य इंटेग्यूमेंट, आंतरिक झिल्ली को आंतरिक इंटेग्यूमेंट बोलती हैं। तो ये वाली झिल्लियाँ, एक आवरण दो आवरण, ये क्या कहलाता है, हमारा बीजांड काय कहलाता है। ठीक है, और ये झिल्लियाँ आपस में कुछ इस तरह से जुड़ी होती है, जिससे ये संरचना है बीजांड काय की संरचना अपनी बात को विशेष रूप में प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देती है। इस तरह से पूरी उसमें ये संरचना पाई जाती है बीजांड काय। चौथा होता है भ्रूणकोश। बीजांड काय के अंदर
की संरचना हमारी भ्रूणकोश कहलाती है। ये वाली संरचना ये भ्रूणकोश कहलाती है। भ्रूणकोश माने वह स्थान जहाँ पर बीजाणु में बन रहे नए बीज यानी भ्रूण के रूप में जो बीज बन रहा है उसका पोषण होगा, उससे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश एम्ब्रायोसेक कहते हैं। उसके बाद इस एम्ब्रायोसेक में क्या होता है, इस एम्ब्रायोसेक में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एम्ब्रायोसेक में कितनी, 7 सेल माने कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियाई माने केंद्रक पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं अपर साइड होती हैं, 1 2 3। उसके बाद एक कोशिका जिसके अंदर द्वितीय केंद्रक पाया जाता है, 2 केंद्रक होते हैं और सबसे नीचे 3 कोशिकाएं, इसमें एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो 3 और 3 6 और 1 7 कोशिकाएं होती हैं। और अगर केंद्रकों की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 7 केंद्रक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी किसकी संरचना, भ्रूणकोश की संरचना। इसके बाद आता है बीजांड द्वार। ये बीजांड काय जो न्यूक्लियस इंटेगुमेंट पूरी तरह से घिरा नहीं होता, एक स्थान पर जाकर ये बीच में थोड़ा सा खुला रह जाता है, इसमें एक छिद्र बनता है जिसको हम बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि परागकण से जो नर युग्मक उत्पन्न होते हैं वो नर युग्मक यही बीजांड द्वारा इसमें प्रवेश करते हैं और इस बीजांड से क्रिया करके भ्रूण बनाने में और भ्रूण से फिर बीज बनाने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अब वो सहायता मदद कैसे करते हैं आप उसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे प्लांट की संरचना का, जिसमें हमने इस तरह का संरचना बनाई थी, जिसमें हमने बनाया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर परागकोश होते हैं, इसमें परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये परागकण कहाँ गिरते हैं, स्टिग्मा पर। ये परागकण कहाँ गिरते हैं, स्टिग्मा पर। जब ये स्टिग्मा पर गिरते हैं तो उसमें युग्मक बनते हैं। वो युग्मक कौन से, तो 2 नर युग्मक भाग लेते हैं। तो जब ये 2 नर युग्मक इस स्टिग्मा पर वर्टिकल पर गिरते हैं तो यहाँ से एक ट्यूब बन जाती है, नलिका बन जाती है, जो सीधी आके कहाँ खुलती है, बीजांड पर खुलती है, अंडाशय के अंदर बीजांड में जाके खुलती है। और यहाँ के 2 नर युग्मक इसमें होते हुए कहाँ जाते हैं, यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, 1 नर युग्मक और 2, ये 2 नर युग्मक इस तरह बीजांड द्वार के पास आ जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक तो क्रिया करता है किससे, अंड कोशिका से। तो अंड कोशिका से क्रिया करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाता है। और दूसरा नर युग्मक क्रिया करता है द्वितीय केंद्रक से, जो पहले से ही द्विगुणित है, द्वितीय केंद्रक है। तो उसमें एक कोशिका और जुड़कर तृतीय केंद्रक हो जाएगा, त्रिगुणित, तो वो बन जाएगा क्या, भ्रूणकोश। तो इससे क्या बन जाएगा, द्वितीय केंद्रक से इससे बन जाएगा भ्रूणकोश। तब जाके इस भ्रूणकोश के अंदर संरक्षण होगा, इसका पोषण होगा और फिर ये पूरा बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो यह एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। पेपर में केवल प्रश्न आता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह अपन ने आज पढ़ा एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना, आप इसे नोट डाउन करें। तो पौधों में लैंगिक जनन के भाग 1 में पार्ट फर्स्ट में हमने लैंगिक जनन क्यों होता है, पौधों का जीवन चक्र, एक प्रारूपिक कोश की संरचना, बीजांड किसे कहते हैं, बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा हुआ है। जो भी आपको प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दें। अगली वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, उसका आंसर अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और इसके बाद जो अगला भाग है बीजांड के प्रकार, इसके लिए हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन करें, अच्छे से लर्न करें, याद करें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।